नमस्कार। देश दुनिया में हर्ष त्यागी के साथ हैं आप। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय इस वक्त यह है कि योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो यूपी की सियासत में क्या कुछ बदलने की संभावना है, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कयासों का दौर भी शुरू हो गया कि सीएम योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे। कभी बीजेपी के नेता मांग करते हैं कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए, तो कभी ये चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। उसके बाद से चर्चा और तेज हो गई है कि बीजेपी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर पूरे राज्य में बीजेपी को फायदा होगा। जब अयोध्या से राजनीतिक दलों के बड़े नेता बचते थे, उसी समय बीजेपी ने प्रयोगशाला के रूप में अयोध्या को चुना और श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने एजेंडे का केंद्र बिंदु बना दिया। इसके इर्द गिर्द हिंदुत्व की ऐसी मजबूत व्यूह रचना तैयार हुई जिसने बीजेपी को यूपी से दिल्ली तक पहुंचा दिया और साथ ही साथ सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी का तमगा भी दिला दिया। अगर योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के मायने तलाशे जाएं, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के लिए अयोध्या 2022 का ट्रम्प कार्ड बन सकता है। इसके सहारे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को ऐसी धार देना चाहेगी जिससे बाकी सारे समीकरण धरे रह जाएं। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से ऐसा लगाव है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद से आचार संहिता लगने से पहले तक वो 42 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की छवि स्पष्ट और मुखर होकर बोलने की हमेशा से रही है। ऐसे में उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब हिंदुत्व का इतना बड़ा संदेश देना है। इसके जरिए वे बीजेपी के 80 और 20% का फॉर्मूला को भी हिट साबित कर सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि चर्चा में रहे बगैर योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बना देना, सीएम बनने के ठीक बाद योगी आदित्यनाथ का राम जन्मभूमि में दर्शन करने आना, राम की पैड़ी में विकास कार्य कराना, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत करना और हर साल उसकी व्यापकता और भव्यता को बढ़ाना अचानक नहीं था। ये भी बीजेपी की योजना का हिस्सा था। योगी ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान 42 बार अयोध्या आने का रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश भर की कई योजनाओं की घोषणा लखनऊ से न करके अयोध्या से की। वे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ अयोध्या आए थे और यहां विकास की तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले मुख्यमंत्री का अयोध्या आकर टैबलेट और मोबाइल छात्र छात्राओं को बांटना, ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पूरी चुनावी योजना तैयार की जा रही थी। इसकी भनक खुद बीजेपी के नेताओं को तब लगनी शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ ने खुद ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। इसके बाद कई ऐसे संकेत दिखाई दिए जिसने उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयासों को पुख्ता किया। अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर अयोध्या के संतों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लड़ने से ये साबित हो जा रहा है कि मोदी और योगी का सारा फोकस राम मंदिर के साथ अयोध्या को ग्लोबल मॉडल पर विकसित करने का है। अब उन योजनाओं में तेजी आएगी जो पाइपलाइन में अटकी हैं। जहां तक चुनावी समीकरण की बात है तो वीआईपी सीट होने का फायदा बीजेपी को मिलना तय है। हिंदुत्व, राम मंदिर और अयोध्या के व्यापक विकास की उम्मीद से यहां से जन समर्थन मिलना भी तय है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से जातीय समीकरणों पर हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ेगा। अंबेडकर नगर
गोंडा, बस्ती आदि जो आसपास के जनपद हैं, जहां बीजेपी की स्थिति इस समय बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, वहां भी मजबूती मिलेगी। साथ ही अयोध्या की 4 अन्य सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ सकेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर काशी से मोदी और अयोध्या से योगी का नारा भी जबरदस्त चर्चा में आएगा। बात अगर अयोध्या विधानसभा सीट की जाए तो बीजेपी के लिए अयोध्या विधानसभा सीट काफी खास है। साल 1991 से पहले इस सीट पर कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस का कब्जा रहा। राम मंदिर की लहर ने इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया और ये बीजेपी का गढ़ बन गया। हालांकि साल 2012 में बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया। साल 2017 के चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या से जीत दर्ज की और फिर से बीजेपी का परचम लहरा दिया। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाएगी या नहीं। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो यूपी को इस साल की शुरुआत के साथ ही 2 बातों का इंतजार है। पहला ये कि 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो विजेता कौन होगा, और दूसरा कि यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कब तक होगा। पहले सवाल का तो जवाब हम आपको अभी नहीं दे सकते, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का ये दिव्य स्वरूप कब तक तैयार होगा? रामलला अपने भव्य राम मंदिर में कब विराजमान होंगे और राम भक्तों को राम मंदिर के कब दर्शन होंगे? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय की तरफ से एक वीडियो तक दिखाया गया है कि किस तरह से प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और ये कब तक पूरा होगा। आइए आपको आज हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर राम मंदिर के निर्माण का क्या क्या काम पूरा हो चुका है और बन रहे मंदिर की विशेषता क्या है। वीडियो में सबसे पहले मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के कार्य की शुरुआत की जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी, जिसे मार्च 2021 तक पूरा कर लिया गया था। मंदिर निर्माण के लिए खुदाई कार्य पूरा करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से मंदिर निर्माण के लिए इंजीनियरिंग फिल करने का काम किया जा रहा है। इस चरण में 48 लेयर स्थापित किए गए हैं, जिसमें हर लेयर की मोटाई 250 मिलीमीटर है। पूरे मंदिर निर्माण क्षेत्र को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सितंबर 2021 तक इंजीनियरिंग फिल का काम भी पूरा किया जा चुका है। सितंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही मंदिर निर्माण क्षेत्र में राफ्ट लगाने का काम शुरू किया गया, जिसे 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया। नवंबर 2021 से मंदिर के आधारभूत ढांचे को पूरा करने का काम शुरू किया जा चुका है, जिसे इस साल मार्च के महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी 2022 की शुरुआत के साथ मंदिर के स्तंभों को खड़ा करने का, जिसके साथ ही मंदिर को पूर्ण रूप देने के प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। आइए अब आपको भव्य राम मंदिर से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बता दें। भव्य राम मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ी, शिखर 161 फीट ऊंचा। राम मंदिर में 5 गुंबद, 318 विशाल खंबे। राम मंदिर 3 मंजिलों का होगा। उत्तर प्रदेश शासन और अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर निर्माण को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यायालय की तरफ से अगस्त 2023 तक रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर लेने का संकल्प लिया गया है। ऐसे में अब भक्तों को इंतजार है कि कब रामलला अपने स्थायी महल में विराजमान हो, जिससे दुनिया भर के राम भक्तों का भव्य और दिव्य राम मंदिर में प्रभु राम के दर्शन हो सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन पोस्टर की कतार में सबसे आगे खड़ी महिला टिकट की रेस में पीछे छूट गई हैं। ये तस्वीर देखिए।
और इस तस्वीर को देखने के बाद हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जो एक कैंपेन पोस्टर प्रियंका गांधी का था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उस कैंपेन पोस्टर में सबसे आगे फ्रंट पर जो एक महिला है उनका नाम प्रियंका मौर्य है। प्रियंका मौर्य टिकट मांग रही थी, लेकिन वो इस रेस में पीछे छूट गई। कांग्रेस के शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया है कि घूस न दे पाने की वजह से लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से उनका टिकट काटकर रुद्रदमन सिंह को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि घूस की रकम किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने मांगी थी। यूपी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर प्रियंका मौर्य लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रही थी। प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन का भी वो अहम किरदार रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शक्ति विधान टाइटल के साथ जो महिला घोषणा पत्र जारी किया है, प्रियंका मौर्य उसकी पोस्टर गर्ल भी थी। इसकी वजह से पूरी संभावना जताई जा रही थी कि उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर होगा। गुरुवार को कांग्रेस ने 125 सीटों पर उम्मीदवार की पहली सूची जारी की, जिसमें वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को शामिल किया गया। जिस सीट से प्रियंका मौर्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी, वहां से रुद्रदमन सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया। सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी में टिकट की सौदेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने उनसे टिकट की एवज में रुपए के लिए किसी से फोन कराया था। रुपए न देने पर उनकी जगह किसी और के नाम की घोषणा कर दी गई। प्रियंका का यह आरोप भी है कि कांग्रेस महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने की आड़ में वसूली कर रही है। उनका कहना है कि पहले उनसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन में भीड़ जुटाने के नाम पर वसूली हुई। इसके बाद प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर रुपए की डिमांड की गई। जब चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की गई तो टिकट के लिए रुपए मांगे गए। उनका दावा है कि हर आरोप का उनके पास पुख्ता सबूत है, जिसे जल्द ही वो सार्वजनिक करेंगे। तो आपको बता दें कि 18 नवंबर को जिन पर यह आरोप लगा है, प्रियंका गांधी के जो सचिव हैं संदीप सिंह पर 18 नवंबर को लखनऊ में प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह, उन पर कांग्रेस कमेटी के एक नेता हैं शिव पांडे समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। राज्य संपत्ति विभाग में ड्राइवर पद पर तैनात प्रशांत कुमार सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा हुसैनगंज पुलिस ने दर्ज किया था। तीनों पर मारपीट और धमकाने का आरोप था। अब संदीप सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार सुर्खियों में इसलिए है कि टिकट दिलाने के नाम पर पैसों की मांग वो कर रहे थे। प्रियंका गांधी के सचिव हैं, और यहां पर सवाल अब ये उठने लगे हैं कि प्रियंका गांधी की कैंपेन की पोस्टर गर्ल खुद टिकट से वंचित रह गई। तो सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही। सीधा आरोप जो प्रियंका मौर्य लगा रही हैं, उनका सीधा सा आरोप है कि पैसे मांगे गए, घूस वो नहीं दे पाई, इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। अगर उन्होंने घूस दे दी होती तो उन्हें टिकट मिल गया होता। अब इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं प्रियंका गांधी के उस कैंपेन पर, जिसमें प्रियंका गांधी ये कहती नजर आई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जो उनकी खुद पोस्टर गर्ल हैं प्रियंका मौर्य, वो ही इस रेस में पीछे रह गई। सवाल टिकट मिलने का या नहीं मिलने का नहीं है, सवाल यहां पर यह है कि क्या पैसों की वसूली का जो आरोप प्रियंका मौर्य लगा रही हैं, उस आरोप में कितना दम है। क्योंकि राजनीतिक दल टिकट जीत के आंकड़ों के हिसाब से देते हैं, तमाम तरह के समीकरण देखे जाते हैं। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग विषय है, लेकिन जो बड़ा आरोप प्रियंका लगा रही हैं, कांग्रेस से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश यह भी है कि प्रियंका मौर्य से भी बात हो पाए। और इसी बीच बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक कैंपेन चलाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उस कैंपेन का जो पोस्टर लॉन्च किया था, उस पोस्टर में फ्रंट पर जो एक लड़की थी, आज वो अपनी लड़ाई लड़ रही है कि उन्होंने टिकट मांगा था और टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाई। जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा इन बातों को लेके हमेशा विवादों में घिरी रही है कि टिकट जो है वो पैसे के आधार पर बिकता है कांग्रेस के यहाँ। यही रीजन है कि आज जो कांग्रेस का हाल है, जो हश्र है, वो यही है कि जो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको, क्योंकि पैसे का अगर अभाव होता है तो इस कारण उनको टिकट नहीं मिल पाती और यही रीजन है कि वो आगे नहीं आ पाते और इनके पतन का भी एक तरह से यही कारण है। मुझे लगता है कि इनको ये जो पैसों वाली राजनीति है कि पैसे लेके टिकट बेचने के बजाय जिनकी कार्य करने की क्षमता अच्छी हो, कार्यशैली अच्छी हो और फिर वो चाहे किसी भी समुदाय से हो या किसी भी परिवार से हो या किसी भी वर्ग के हो, ऐसे लोगों को टिकट दे देनी चाहिए। और प्रियंका गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें यूपी में तो कहती हुई आपको सब जगह नजर आएंगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में 3 दिन पहले अलवर में एक बेटी के साथ रेप हुआ, उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अभी तक आरोपी गिरफ्तार ही नहीं हुए। एक तरफ उन्नाव के केस की बात करते थे, उसी दिन गिरफ्तारी उन तीनों की हो गई थी जिस दिन उन्नाव का ये केस हुआ था। सेंगर की जो गिरफ्तारी है वो बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले जो है आरोपियों को पकड़ लिया गया था। एक तरह से वो सर्विलांस में आ गए थे, लेकिन यहाँ जो है पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए। और हमारे में से कोई भी भाजपा का ऐसे कार्यकर्ता नहीं था जो इस बात को डिनाई कर रहा हो या कह रहा हो कि नहीं जी जो भी आरोपी होगा अगर वो भाजपा का हुआ तो उसको गिरफ्तार ना किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि गलत बात है। लड़की और औरत होने का मतलब ये है कि जहां भी अगर कोई दुष्कर्म महिला के साथ हुआ है, लड़की के साथ हुआ है, तो उसमें आपकी आवाज बुलंद दिखनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपके शासित राज्य नहीं है वहां तो आप जोर जोर से चिल्लाओ लड़की लड़ सकती हूँ, जिसका रेप हुआ उसको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन अपने राज्यों में अगर कुछ होता है तो वहां चुप्पी साध लेना, वहां मुंह पे जिद लग जाती है, वहां कुछ भी नहीं कहा जाता। ये गलत है नेहा जी। लेकिन जिस तरह से बड़ा दांव माना जा रहा था ये, जब महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती नजर आई, उसके बाद कल जब उन्होंने सूची जारी की तो उन्होंने उन्नाव की जो पीड़िता थी उनकी माताजी को टिकट दे दिया गया। सवाल उठने लगे थे कि जिस तरह की राजनीति वो कर रही है महिलाओं को लेकर, वाकई में एक बड़ी टक्कर वो आपको देंगे, क्योंकि उन्नाव में एक सहानुभूति भी है और दूसरा जिस तरह की बयानबाजी हुई कि जिसे न्याय नहीं मिला अब वो खुद न्याय के लिए सत्ता में होगी। तो कहीं ना कहीं सवाल अब आपकी पार्टी पर भी ये उठ रहे हैं कि कितनी प्रतिशत महिलाओं को आप लोग टिकट देंगे, कितनी प्रतिशत महिलाएं चुनावी मैदान में आपकी तरफ से होंगी। मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर कैंपेन के जो महिला थी जिसका फेस उन्होंने कोई याद, पूरा नाम मुझे उनका नहीं पता, कोई यादव है, डॉक्टर प्रियंका मौर्य। हाँ जी, प्रियंका मौर्य। अच्छा, प्रियंका मौर्य। तो एक अभी पीछे संगीता यादव का भी आपको शायद नहीं पता होगा या पता ही होगा, मीडिया में है, तो ये बहुत चर्चित रहा। 3 दिन पहले का हादसा है कि एक कांग्रेस की कार्यकर्ता जिसने प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाए थे, उसने अपने ऊपर ही गोली चलवाई। संगीता यादव, यस, उसका नाम है संगीता यादव, और उसने अपने किसी यादव फ्रेंड को कह के अपने ऊपर गोली चलवाई। और ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब कि अगले दिन प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करती है, ट्वीट आप उनका भी पढ़िए कि जिन्होंने काले झंडे जिस महिला ने प्रधानमंत्री जी को दिखाए उसके ऊपर गोली चलवा दी प्रधानमंत्री जी ने। अरे प्रियंका जी कैसी भी झूठी राजनीति करेंगे। अब हम कह सकते हैं इसका मतलब आपका षड्यंत्र था, क्योंकि वो लड़की खुद गिरफ्तार हुई है। अभी उसकी गोली जब लगी तो पता चला, जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की तो उसमें पता चला कि उसी का साथी से उसने मिली भगत करके अपने आप को गोली चलवाई लाइमलाइट में आने के लिए। तो हम तो ये भी कह सकते हैं लाइमलाइट क्या हो सकता है, कांग्रेस की इसमें मिली भगत तो पैसा दे रखा हो और कहा हो प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखवाना, फिर हम तुम्हें गोली मरवाएंगे, फिर हम तो फिर नाम लगाएंगे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे की। तो इतनी ओझी राजनीति जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। लेकिन ट्वीट कर दिया, सीधा ट्वीट कर दिया। लेकिन नेहा जी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। नेहा जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी पार्टी महिलाओं को लेकर
किस रणनीति के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी, कितनी महिला प्रत्याशी होंगी आपकी सूची में? जी देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय मुझे पता है कि महिलाओं के फेवर में ही होगा। अभी हाल फिलहाल में जो पंचायती चुनाव हुए थे यूपी में, उसमें 70% मतलब 60% जो है महिलाओं को, मुझे तो लगता है कि सारी महिलाएं थी, बहुत ही कम प्रतिशत पुरुष थे पंचायती चुनाव में, और सभी महिलाएं जीती थी जो पंचायती चुनाव हुए थे यूपी में। और कांग्रेस ने उसको कितने टिकट दिए अपनी महिलाओं को? कुछ खास नहीं, और मात्र 5 या 10% थे। तो ये लोग हमसे ही सीख लेते हैं और फिर हमें ही सुनाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर अभियान हमने चलाया तो हमने उस पर काम भी किया। अगर वो कई बार बोलते हैं उन्नाव केस या कोई केस बताते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसकी पार्टी जब बड़ी होती है तो कुछ गलतियां कुछ लोगों से होती है। हमने उसी वक्त उन लोगों को निकाल भी दिया। ऐसा नहीं किया कि रखा हुआ है, या हम मुंह पे जिप बांध के बैठ गए, या हमने कोई SIT नहीं बिठवाई, या हमने CBI तक की जांच तक करवा दी। तो ये कहना कि सिर्फ बेटी हूँ, दूसरे राज्यों में जाके लड़कियों को सिर्फ ये दिखाना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही अपने राज्य में भी जाओ। अलवर में आए दिन, राजस्थान में जो रेप केसेस हो रहे हैं उनपे भी कुछ बोलिए। आए दिन वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा कभी नहीं जाती, कभी नहीं बोलती, कोई एक मात्र ट्वीट तक नहीं करती कि कम से कम लड़कियों को ये तो लगे कि इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो आज ठीक है, ये हास्य है कि कांग्रेस को सब इसी तरीके से लेते हैं कि इनके कहने और करने में फर्क होता है। जो आप अभी बता ही रहे हैं कि एक महिला है जो मौर्य, मिसेस मौर्य, उनको इन्होंने कहा टिकट, मतलब कि अपने कैंपेन का मॉडल भी बनाया और उसके बाद उनको टिकट भी नहीं दी पैसों के अभाव में। बताइए, यहाँ ये बोलते हैं पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये तो पैसों की राजनीति करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग तो इनकी पार्टी में फिर आ ही नहीं सकते अगर उनके पास पैसा नहीं है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने संपर्क करने की कोशिश की, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीधा मामला प्रियंका गांधी के जो निजी सचिव हैं उनका है। सीधा आरोप है पैसों को लेकर कि पैसे मांगे गए हैं और वसूली की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कई नेताओं से हमने इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी, लेकिन इस पर सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा ने इस कार्यक्रम का वर्चुअल नाम रखा था, लेकिन कार्यक्रम में कोरोना के नियम ताक पर रखे हुए दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी जनसभाओं, रोड शो, रैलियों पर रोक लगा दी और डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोगों को ही अनुमति दी। लेकिन सपा के इस कार्यक्रम में नियमों का पालन नहीं किया गया। सपा के कार्यक्रम में भारी भीड़ मौजूद रही। इसको लेकर लखनऊ के डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के डीएम का कहना है कि सपा का कार्यक्रम बिना अनुमति के हुआ। इस कार्यक्रम के लिए पहले से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को सपा दफ्तर भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई करने की बात डीएम कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भीड़ इकट्ठा करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को भी हटाया, लेकिन साफ कहना है कि इस कार्यक्रम की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थक विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, मुकेश वर्मा, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अपना दल के चौधरी अमर सिंह, यूसुफ अली, नीरज मौर्य, हरपाल सैनी सपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने भी सपा की सदस्यता ली है। सभी लोगों का सपा में लाल पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान अलग से 16 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेंगे। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी गरीबों के आंखों में धूल झोंक रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। योगी कैबिनेट के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी खासतौर पर उनके निशाने पर रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि उधर लगातार विकेट गिर रहे हैं। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो जानते भी होते तो उनके हाथ से कैच छूट जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ सरकार बन जाती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल। सर्दी के दिनों में भी आजकल यूपी की सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ कई सारे विधायक बीजेपी से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आज मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक दलित के यहां भोजन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब मकर संक्रांति के मौके पर दलित के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां पर वो भोजन करते हुए नजर आए। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बाय बाय करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पार्टी को और कई झटके लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी में ओबीसी का बड़ा नेता माना जाता है, जिसके बाद योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर भी हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि टिकट काटा जा रहा था इन लोगों का, या फिर इनसे सीट बदलने के लिए कहा गया था, इसलिए ये लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें पता होना चाहिए कि जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां सिर्फ M+Y चलता है और M+Y के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जुड़ते। यूपी चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक बीजेपी में चल रहे इस्तीफों के दौर में बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है।
बीते 5 दिनों में एक एक कर कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। पार्टी में मची इसी उठापटक के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार मीडिया के सामने डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और परिणाम जब आएंगे तब सभी तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी। क्या कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का, सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हुआ है। आम जनता राहत महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, मणिपुर में भी और गोवा में भी सब जगह सरकार बनाने। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कई नेता अब तक बीजेपी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी में हड़कंप मचा कर रखा है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि स्वामी प्रसाद आखिर क्यों 5 साल चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए भागकर सपा में चले गए। कौशल ने कहा कि उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था और टिकट कटने का उन्हें डर था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भाग गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं खुद दलित समाज से हूं और सारी सच्चाई जानता हूं। उन्होंने कहा मैंने एक शिकायत की थी, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेकर उसका निदान किया था। उन्होंने कहा कि सच ये है कि दलित जनता जानती है कि उसकी भलाई सिर्फ बीजेपी में है। कौशल ने कहा कि इन नेताओं के साथ दलित और पिछड़ा समाज आज नहीं है। देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक नेता के तौर पर उभरे हैं और भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। खासकर वो यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में टिकैत किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, सुनिए। चला उसके संबंध में आए और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आने के। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो सोल है वो दिया और वो एक किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें अच्छा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो। तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में वहाँ की जो हो रहे हैं वो जाएंगे तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। जैसा विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, हाँ 5 साल में भाई आया ही करे विधानसभा चुनाव। ये पॉलिटिकल त्योहार है, 2 महीने चलेगा। ये फेस्टिवल है, पॉलिटिकल फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ये 2 महीने चलेगा। भारतीय किसान यूनियन का क्या आरोप रहेगा? हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है। हमारा इसमें कोई वो नहीं, हमारा कोई मूवमेंट का आदमी ना चुनाव लड़ रहा ना हम चुनाव लड़ रहे और संगठन की तरफ से कोई नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है या किसी पार्टी का। किसान आंदोलन दिल्ली में, दिल्ली की गाजीपुर मंडी में धमाके से हड़कंप मच गया। हालांकि इस धमाके में जानमाल के नुकसान की बात सामने नहीं आई। दरअसल शुक्रवार सुबह 10:20 पर गाजीपुर सब्जी मंडी के अंदर एक लावारिस बैग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर एनएसजी की बस स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और बम एक बैग में रखा गया था। बैग में आईईडी मिलने के बाद उसे निष्क्रिय करने के लिए गड्ढे में रखा गया था, जिसके बाद ये धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर सब्जी मंडी से बैग से जो संदिग्ध चीज बरामद हुई उसे सब्जी मंडी के अंदर एक खुले मैदान में 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफनाया गया, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। एनएसजी की टीम ने जिस जगह इस कार्रवाई को अंजाम दिया उस जगह को पूरी तरह कार्डन ऑफ कर दिया गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और एनएसजी को इसकी जानकारी दी।
फिलहाल सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल बैग में आईईडी मिलने की घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में बम धमाका किया गया था। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान बताया था कि ये काफी लो इंटेंसिटी का बम धमाका था। पुलिस को मौके से आईईडी, एक्सप्लोजिव और एक टिफिन जैसी चीज भी मिली थी। रोहिणी कोर्ट में बम ब्लास्ट के मामले में एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार भी किया गया था। देश के मेंटोर कार्यक्रम को लेकर एनसीपीसीआर के पत्र पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र को घेरा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर देश में कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे रोकने की बजाय पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए इस गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि एक गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षा का एक जन आंदोलन बन रहा है। इस प्रोग्राम में देश के 44,000 पढ़े लिखे युवा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1,76,000 बच्चे जो समाज के गरीब तबके से आते हैं, उन्हें करियर संबंधी गाइडेंस और मेंटरिंग देते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो अपने देश का मेंटोर कार्यक्रम तब तक निलंबित कर दें जब तक इसकी खामियों को दूर न कर लिया जाए। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एनसीपीसीआर को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार ने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया था, देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को एजुकेशन से जोड़ने का, देश के मेंटर प्रोग्राम के नाम से। इस प्रोग्राम की सफलता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके इस प्रोग्राम को रुकवाने की चाल चली है। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले एनसीपीसीआर, जो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, उसको यूज करते हुए आदेश दिलाया है कि सरकार इस प्रोग्राम को, दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को बंद कर दे। बीजेपी ने अपनी ही भारतीय जनता पार्टी के ही एक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से एक शिकायत डलवाई एनसीपीसीआर में। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शिकायत करता है कि जो ये देश के मेंटर प्रोग्राम है, इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। और उसके बाद एनसीपीसीआर दिल्ली सरकार को आदेश देता है कि इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली सरकार ने एक तो कोरोना और ऊपर से कड़ाके की ठंड और बेमौसम बरसात एमपी में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है। असमय हुई ओलावृष्टि से किसानों की हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। शुक्रवार को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान सीएम पृथ्वीपुर के खिस्टोन गांव में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने गांव के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने किसानों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दिलाए जाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलों का 50% से ज्यादा नुकसान हो चुका है, उन्हें 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही फसल के अलावा मवेशियों की मृत्यु और अन्य क्षति के लिए अलग से राशि दी जाएगी। गाय भैंस की मृत्यु पर 30,000 रुपए और जो बछड़ा और बछिया हैं उनके लिए 10,000 रुपए की घोषणा की है और कहा कि भगवान न करे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, लेकिन ऐसी असामयिक मृत्यु पर 4 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। किसान ने यदि लोन लिया होगा तो ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन ऋण में बदलकर उसका ब्याज भी सरकार देगी। फसल में भी राहत की राशि देंगे। एक मृत्यु भी मुझे पता चली कि हम क्या भगवान ना करे कभी हो, तो मैं से परिवार को 4 लाख रुपए। अगर गाय भैंस की मृत्यु हो गई हो ओला गिरने के कारण, उसमें भी तय किया 30,000 रुपया देंगे। बछड़ा बछिया की मौत हो गई हो तो 10,000 रुपया देंगे। बकरा बकरी की मौत हो गई तो उसके भी पैसे दिए जाएंगे। मुर्गा मुर्गी मरे होंगे तो 80 रुपया तो मुर्गा के और कबीर छूटे होंगे तो उसके भी पैसा देंगे।
घरेलू झुकाओ के तो वो भी निकलवा देना भाई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी को अपना चौथा बजट संसद में पेश करेंगी। ये बजट सेशन 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के बजट से आम आदमी को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ये बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अलग अलग सेवाओं से जुड़े करीब 400 कर्मचारी पिछले कुछ दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए गए। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी, लोकसभा सचिवालय के 200 और संबद्ध सेवाओं के 133 कर्मचारी 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच नियमित कोविड जांच के दौरान संक्रमित पाए गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,64,202 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 12,72,073 हो गई है, जबकि इस दौरान 1,09,345 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 315 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा 46,406 मामले महाराष्ट्र से सामने आए, जिसके बाद 28,867 मामले दिल्ली में बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,005 मामले सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 23,467 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 5,753 पर पहुंच गई। टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। दूसरी पारी में भारत के द्वारा दिए गए 211 रनों के लक्ष्य को अफ्रीका ने 3 विकेट से खोकर आसानी से हासिल कर लिया। अफ्रीका की तरफ से पीटरसन ने 83 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस दौरान शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी अफ्रीकी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आई। वहीं दूसरी पारी में कप्तान कोहली और ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। आपको बता दें कि सीरीज की शुरुआत में भारत का टेस्ट सीरीज का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।